गुरुजीत कह रहे हैं कि बाप बेटे की लड़ाई है, जीतेगा बेटा। वो कुपुत्र है, अच्छा। वो कुपुत्र है। अच्छा। लेकिन रहा न कोई कुल लोगन हारा, अपने भी हारी और कोई भी नहीं जीता था। तो भीड़ पैमाना नहीं होता। सिंगापुर में रहने वाली, लंदन में रहने वाली, वो आकर के यहाँ सिर्फ बोल ही सकती है, अपना चेहरा दिखला सकती है, वोट उनको नहीं मिलेगा। अगर भरोसा करती है जनता, कितने मतों से जीतेंगे मांझी जी? हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। जनता कह रही है 2 लाख। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको मालूम है कि पहला मतदान 19 अप्रैल को होना है। देखिए, आपको मालूम है कि 19 अप्रैल को औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में मतदान होना है। तो ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गया में मौजूद है और आपको बता दें कि गया में एनडीए के प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी जी। तो आज हम सीधी बात जीतन राम मांझी जी से ही करेंगे। सबसे पहले खूब बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आपको जी। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि मांझी जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। माहौल कैसा है? देखिए, हम तो बहुत उत्साहित हैं। हमको तो लग रहा है कि जैसे हम पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक मना रहे हैं। जहाँ जाते हैं खाने पीने, और अपने लोग कहते हैं कि क्यों घूम रहे हैं, आपका इतना काम किया हुआ है। हम लोग तय कर लिया है कि इस बार आपको जिताएंगे। इसलिए जिताएंगे कि हम लोग एमपी का टिकट, एमपी को चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग एक भारत सरकार के मंत्री को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, भारत सरकार के मंत्री को वोट देने जा रहे हैं। ऐसा लोग यहाँ के लोग समझते हैं। तो हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता। हमको तो ये लगता है हम घूम रहे हैं, कहीं कहीं लगता है। कुछ लोग तो कहते हैं आप घूमिए या न घूमिए। कल मुसलमान कम्युनिटी की बात करते हैं, न्यू करीमगंज में हम थे, वहाँ के लोगों ने कहा आप घूमिए या न घूमिए, आप तो जीते हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री मंत्री आप बनवे करेंगे, इसीलिए हम लोग वोट भी देंगे। हम लोग कोई समीकरण नहीं देख रहे हैं, एक ही समीकरण देख रहे हैं कि गया का विकास कैसे होगा। वही चीज यहाँ भी देख रहे हैं। अभी मतासो गांव में थे, वहाँ के लोग भी कह रहे थे आप चले गए। एक नया था तिलैया ढाया योजना, उसका जो बाया किनारा का था वो उसका खुदाई कुछ मात्र जगह नहीं हुई, जिसके चलते सैकड़ों एकड़ जमीन हमारी नहीं पटी है। अगर आप आ रहे हैं तो हमको उम्मीद है। उसी प्रकार से तिलैया ढाया योजना का जो राइट इम्बैंकमेंट है उसमें पानी पूरा नहीं जा रहा है, जिसे सैकड़ों गांव का पटवन होता। तो ये आशा है यहाँ के लोगों का कि जो रहे काम नहीं करा सके, आप रहिएगा, भारत सरकार में मंत्री बनिएगा, कदावर मंत्री बनिएगा, और आपके प्रभाव से सारे काम होगा। ई लालसा में यहाँ के लोग हमको लोग वोट दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के चलते दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, तीसरी बार भी मोदी सरकार निश्चित है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे, चौथी बार भी मोदी सरकार होगा। अच्छा, चौथी बार भी मोदी सरकार होगा, बड़ी भविष्यवाणी आपने कर दी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ वक्त पहले मांझी जी ने कहा था कि हमने राजनीति से संन्यास ले लिया है, फिर अचानक से चुनाव लड़ने का मन क्यों बना लिया? देखिए, परिस्थितियां ऐसी आती है, लार्जर इंटरेस्ट में कुछ न कुछ बातें आती है। हमको याद आता है कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई थे, और राम भगवान को जब सिंहासन मिला तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि और आज तो राजभार ही वे प्रजात ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे अपने कामों में, बरबस हमें विसारेंगे। इस तरह की बात उन्होंने की थी। आज इसी तरह की बात हम लोग के यहाँ भी आती है। हमने कहा था कि 70 वर्ष के बाद नहीं राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन गांव वाले लोग, अन्य लोग कहा कि अगर संतोष कुमार या अगर आपका कोई आदमी जीत पार्टी से लड़ेगा तो जीतेगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का वेव है। लेकिन वो जाएगा तो भारत सरकार में मंत्री बनेगा कि नहीं, अब बन वो करेगा तो हो सकता है राज मंत्री वगैरह बन जाए छोटा मोटा। लेकिन जीतन मांझी आप लड़िएगा तो आप पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, 9 महीना में बहुत चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं। आप अगर जीत के जाइएगा तो वहाँ एक कदावर मंत्री बनिएगा,
जिससे क्षेत्र को फायदा होगा, ऐसी भावना से सैकड़ों लोगों ने हमको कहा कि एक बार आप कीजिए। जब वीर कुंवर सिंह 80 बरस में जब तलवार खींच लिया था, तो आप अभी बहुत तरोताजा हैं, आप भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं और आप भी जीत सकते हैं, ऐसा लोगों ने कहा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, देखिए गया की जो सीट है वो जेडीयू के खाते में थी, लेकिन आप पर भरोसा किया गया है, क्या लगता है आपको खड़े उतरेंगे ना भरोसे पर? देखिए, हम इसमें नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देते हैं जी। हम नीतीश जी में कभी कभी डिफरेंसेस भी होता है, कभी आगे पीछे बोला बोली भी होता है, तकरार भी हो जाती, मीठी वाली लेकिन तकरार, स्वीट तकरार है, स्वीट बात है। जी, जी, जी। हम भी उनको समझते हैं, वो भी हमको समझते हैं, और बिहार की जनता भी समझती है कि जो काम कोई नहीं करा सकता है नीतीश कुमार से, वो मांझी जी करा सकते जीतन हैं। मांझी करा लिया है ऐसा कई एक काम। तो ये भी जीतन मांझी के चलते ही नीतीश कुमार जी ने सीट छोड़ा नहीं, आपके लिए बलिदान दिया है, इसलिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि राजद के लोग लगातार कह रहे हैं कि इस बार भी हार जाएंगे मांझी जी, इस बार तो ये तक कह दिया कि जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, वो तो जनता देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, जी जी, हम तो देख रहे हैं, यहाँ पर गजब की भीड़ है, तो जा रहे होंगे, तो इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग, हर हारने वाला आदमी यही कहता है अपने लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए, और हम तो आपको कहा कि स्वाभाविक जीत दिलाना चाहती है यहाँ की जनता। और क्यों दिलाना चाहती है? अगर कोई दूसरा एमपी बनेगा, सरकार उसकी नहीं रहेगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, तो वो टीए और पेमेंट लेने के सिवाय क्या करेगा वो? और दूसरे तरफ दूसरा जीत के जाएगा तो मंत्री भी बन सकता है, न भी बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी इतना प्यार मोहब्बत करते हैं जीतन मांझी को कि ऐसे ही काम करा देगा। हाल की बात करते हैं, एगो मखदुमपुर में अंडरपास बनाना था और जन शताब्दी ट्रेन को रुकवाना था पहाड़पुर स्टेशन में, जीतन मांझी गया वैष्णवी साहब के यहाँ और किया, और दोनों काम हो गया, दोनों काम हो गया, चुटकियों में दोनों काम करा लिया। आप ये जोड़ लीजिए कि जब कुछ नहीं थे तब तो करा दिया, और जब एमपी रहेंगे तब क्या क्या करा देंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि बाप बेटे की लड़ाई है, जीतेगा बेटा। वो कुपुत्र है, अच्छा, वो कुपुत्र है। अच्छा। इसलिए उसके बाप की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के मारने वाले हत्यारा के लिए सीबीआई की जांच का आदेश हम मुख्यमंत्री के रूप में दिया था, आपने दिया था। उसको नीतीश कुमार जी ने किसी तरह से नल कर दिया। फिर बाद में आवाज आई कि कोई भी अगर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दे देगा तो सीबीआई का इंक्वायरी रिज्यूम कर जाएगी। हमने 2-4 बार कहा कि आपके बाप की हत्या हुई है, आप इसमें दरखास्त दिलवा दो, तो नहीं दिलवाया। तो आप साबित कीजिए कि पुत्र है कि कुपुत्र है। अच्छा, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ा चैलेंज दे रहे हैं कुमार सर्वजीत को। ये रेकॉर्ड की बात है। अच्छा, आप लोगों पर लगातार कई तरह का इल्जाम लग रहा है, साफ साफ कहा जा रहा है कि आप लोग परिवारवाद करते हैं। अब इसके परिभाषा बहुत बार दे दी है, माथा खराब हो जाता है, एक बार बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, मीसा भी चुनावी मैदान में है, रोहनी भी चुनावी मैदान में है। क्या उनका राजनीतिक योगदान रहा? कौन आंदोलन की उपज है? वो भीड़ आ रही है, आने से का एक झलक पाने के लिए रोहनी की। वो तो याद है हमको कि 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी थी तो मामूली चुनाव में भीड़ नहीं होती थी, लेकिन रहा न कोई कुल लोगन हारा, अपने भी हारी और कोई भी नहीं जीता था। तो भीड़ पैमाना नहीं होता है, पैमाना भीड़ ये है कि लोग खड़े हैं, ध्यान है, बिना कहे बिना सुने सब लोग आए हुए हैं, ये भीड़ कहा जाता है। रोहिणी आचार्य से भी खतरा लग रहा है एनडीए को। सिंगापुर वाली बेटी है, पिता को किडनी दी। सिंगापुर में रहने वाली, लंदन में रहने वाली, वो आकर के यहाँ सिर्फ बोल ही सकती है, अपना चेहरा दिखला सकती है, वोट उनको नहीं मिलेगा, इसलिए कि यहाँ की जनता काम चाहती है, काम उनसे नहीं होगा। वो वंश परंपरागत वाले लोग हैं, उन लोगों का कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने पार्लियामेंट में परिवारवाद और वंशवाद का बहुत अच्छा परिभाषा दिया है, जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, इस बार अगर भरोसा करती है जनता, कितने मतों से जीतेंगे मांझी जी? हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है 2 लाख। आपने सुना है कि सवाल का जवाब जीतन राम मांझी ने नहीं दिया है, बल्कि जनता ने ही दे दिया है, और साफ साफ कह
जरूर बताइए।